हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये सेट 5 मेगा रिवीजन का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, लोअर लिमिट इज़ -π/2, अपर लिमिट इज़ π/2, साइन पे पावर 7x dx। इसको हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है ना, -a fx dx। ये किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। कब होता है, व्हेन fx इज एन ऑड फंक्शन। fx क्या हो, हमारा ऑड फंक्शन हो। ठीक है, ऑड फंक्शन बोलने का मतलब ये हुआ कि f ऑफ -x क्या हो, f ऑफ -x इज -f ऑफ x हो। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। अब ये जो साइन पे पावर 7x है बच्चे, ये ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सेकेंड क्वेश्चन में एफ एक्स हमारा मॉड एक्स के इक्वल है, इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या ये फंक्शन मॉड एक्स फंक्शन जीरो पर डिफरेंशियबल है, तो जीरो पर नॉन डिफरेंशियबल है। रीज़न क्यों है कि जीरो पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, तो जिस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा उस पर क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो इस डायग्राम से हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप। अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, माइनस जे कैप। ठीक है, अब यहाँ से देखो जी सॉरी, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, ये आई कैप लिख दिया। फिर आई कैप क्रॉस के कैप, यहाँ देखो आई कैप क्रॉस के कैप, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, माइनस जे कैप। फिर क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप। वैल्यू पुट कर दिया। आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर। ये माइनस इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर। ये मॉड ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। आई कैप जे कैप के कैप तीनों यूनिट वेक्टर है, तो 1 -1 + 1, तो ये -1 + 1 0, तो ये क्या हो गया, +1 आंसर। डिफाइन लीनियर कंस्टेंट। लीनियर कंस्टेंट क्या होता है, लीनियर कंस्टेंट को हम ऐसे बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ या लीनियर इक्वेशंस या रिस्ट्रिक्शन। एक लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वेशन या रिस्ट्रिक्शन किस में, ऑन द वेरिएबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिस्ट्रिक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 × 1 कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा। tan√3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, तो tan√3 तो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कॉट इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स -x क्या होता है बच्चों, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स -√3 क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है, π/6। tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है, π/6। अब इसे कैलकुलेट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, -π/2, मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वेयर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इज ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या होता है, के पे पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या होगा, के पे पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। डिटर्मिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी गिवन है, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि अगर ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। फिर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो गया 1। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो बच्चे यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3√2। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 2/3√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2/3। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √2/3। ठीक है, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं ए बी सी में, ये तीनों तो है नहीं।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ए रिलेशन आर इज़ अ रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन क्या है, ए किसके इक्वल है, ए बी से तभी एसोसिएट होगा व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू, वेयर बी इज़ ग्रेटर देन 6। तो बी क्या हमारा 6 से बड़ा है, तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे बी क्या है 4, 6 से छोटा। ये तीन ऑप्शन में देख लो कौन सा फिट आ रहा है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बी है और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए, तो देख लो ये वाला करेक्ट है सी। देख लो डाल के, ए क्या हमारा बी माइनस टू, तो ए की जगह 6 डालो, बी की जगह 8 डालो, करिए ना सेटिस्फाई। तो इसका क्या मतलब है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी, बी एक यूनिट वेक्टर हो जाए, ए प्लस बी हमारा क्या हो जाए, यूनिट वेक्टर हो जाए, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो गिवन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। फिर बोल रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर होगा, तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। फिर हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। बच्चों ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्क्वायरिंग किया ना, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, 1 के इक्वल। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं। चलो अभी यहाँ से ये देखो 1 + 1 2, इसको सॉल्व किया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया, -1/2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। तो कॉस थीटा -1/2, देन थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3, 120 डिग्री, मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है, 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है, 5/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या गिवन है, 7/11। हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसको और ऐड कर देता हूँ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पुट किया, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/11, ये आ गया। अब बच्चे हमसे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल रखा 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/11, आंसर आ गया 4/5। सेम लाइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ तुम्हें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, क्या हो गया आंसर, 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, ए फाइंड ए बी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है इफ़ ए वेक्टर हमारे पास गिवन है एंड बी वेक्टर हमारे पास गिवन है। तो यहाँ तो सिंपल सा काम है, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। फर्स्ट रो यहाँ से लिया, यहाँ से फर्स्ट कॉलम लिया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यहाँ लिख दिया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखा, यहाँ लिख दिया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये लिख दिया। तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्रूव डैट, हमें ये प्रूव करना है, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कॉसेक एक्स को तुम, कॉसेक एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स, इसको हम कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब हमने क्या किया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी मान लिया। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और इन दोनों टर्म से कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया, तो देखो क्या मिला, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ये डी टी बन गया। तो यहाँ देखो ये जो पूरा न्यूमरेटर है ना, ये पूरा न्यूमरेटर है और डी एक्स के साथ क्या बन गया, डी टी, और इसे तो हमने टी मान रखा है, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी का क्या होगा इंटीग्रल, लॉग मॉड टी, और टी की जगह क्या डालेंगे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया।
इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चे cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना 1 + cos 2x/2, ये लिख सकते हैं। फिर हम 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉमन निकाल लिया। फिर अलग अलग इंटीग्रल कर दिया, 1 का इंटीग्रल x हो गया, cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा -sin 2x/2। अब उसके बाद कुछ नहीं है, इसको अलग से कैलकुलेट कर लो, इसको अलग से कैलकुलेट कर लो। यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लो, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, यहाँ भी तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। कैलकुलेशन ध्यान से करना, π/4 आंसर आ जाएगा। हमने ये सारे फॉर्मूला यूज़ किए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, पावर है 1। तो ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1, बस खत्म। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में बच्चे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 2 है इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख दिया, इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख दिया हमने। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स ये तो आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इन दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो 2 + y 5 के इक्वल, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो। और 2x + 2 8 के इक्वल, तो यहाँ से क्या करो, x का वैल्यू निकाल लो, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो हमने क्या किया कि अलग अलग कर लिया, न्यूमरेटर को ना हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। इसको हम लिख सकते हैं ना 2/cos स्क्वायर एक्स -3 sin x/cos स्क्वायर एक्स। फिर क्या किया, इंटीग्रल को अलग अलग कर लिया, तो ये अलग अलग हो गया इंटीग्रल। तो फिर यहाँ से ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो 2 आ गया, ये 1/cos स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ से 3 बाहर निकाल लिया। अब इस cos स्क्वायर एक्स को तुम cos x × cos x लिखो, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा sin x/cos x, एक 1/cos x। तो sin x/cos x इज tan x, 1/cos x इज sec x। तो बच्चे ये वाला जो इंटीग्रल है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या होता है sec x, और इसका क्या होगा tan x। वैल्यू पुट कर दो, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर्कल के एरिया का रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है πr², इसको रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 2πr, फिर r की जगह 5 डाल दो, तो यहाँ 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज एरिया है तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे रेडियस है तो सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, साइन इनवर्स साइन 13π/7 का वैल्यू निकालना है। बच्चे 13π/7 को हम लिख सकते हैं 2π - π/7। फिर हमें पता है कि जो 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करता है, किसी काम का नहीं है। ये जो 2π का इंटीग्रल मल्टीपल है इसको हमने हटा दिया तो हमें क्या मिला, साइन -π/7। फिर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। फिर साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये वाला माइनस आ जाएगा इधर। तो फिर क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन π/7, ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल होके क्या आ जाएगा -π/7, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाई। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, हमें इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जिस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। बच्चों यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया हुआ है यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, दोनों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से क्या है, नहीं सेकंड से नहीं निकालेंगे, सेकंड से तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, पहले तो देख लो तुम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे निकाला है। एफ एक्स हमने निकाल लिया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स निकाला है, ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स को जीरो किया हमने, एक्स का वैल्यू निकाला तो आ गया -213। अब इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि डेरिवेटिव का साइन स्कीम निकालते हैं। अब बात को सुनो, अगर तो तुम्हें वेवी कर्व रूल आता है तो तुम एक ही लाइन में लिख दोगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर वेवी कर्व रूल नहीं आता है तो फिर तुम ये मेथड यूज़ कर सकते हो, ये जो मैंने केस में अलग अलग से बना के प्रूफ किया हुआ है ये यूज़ कर सकते हो। अब तुम देखोगे कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ क्या है शॉर्टकट, बात को सुनना ध्यान से। अगर तुम्हें चेक करना है ना कि -∞ से -2 इस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन क्या है, तो तुम पहले तो काम करते, ये डेरिवेटिव ले लेते, यहाँ से कॉपी कर लेते डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया। देखो अगर तुम्हें चेक करना है ना इसी इंटरवल में, तो हमें देखना है कि डेरिवेटिव का साइन क्या है इन सारे इंटरवल में, इसमें तो हमने अगर इस इंटरवल में देखना है -∞ से -2, तो -∞ से -2 तुम कोई भी एक नंबर ले लो, लाइक -3 ले लिया। अब इस एफ डैश एक्स में डाल के देखो कि इस एफ डैश एक्स का क्या साइन आ रहा है। अगर हमने -3 लिया तो यहाँ पे डालेंगे -3 -1 निगेटिव आ गया, यहाँ पे डालेंगे -3 + 2 ये भी निगेटिव आ गया, यहाँ पे डालेंगे -3 -3 ये भी निगेटिव आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस तो माइनस, तो ये निगेटिव आ गया। ऐसे करके भी तुम साइन स्कीम निकाल सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड यही है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। बाकी अगर केस वाइज बनाओगी, ये सब प्रूफ किया हुआ है कि एफ डैश एक्स क्यों निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये एज सच एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, तुम्हें ऐसे यूज़ करना है जैसा अभी बताया। -2 से -1 के बीच में देखना है, ज़ीरो उठा लो, कोई भी एक नंबर उठा लो, -2 से 1 के बीच में नंबर है 0। अब उठा के ना डेरिवेटिव में साइन चेक कर लो, तो 0 डालोगे तो 0 -1 ये निगेटिव आ गया, 0 + 2 ये पॉजिटिव आ गया, 0 -3 ये निगेटिव आ गया, तो निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि इसमें ये डिक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, तो इन दो इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इन दो इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बस यही आंसर है इसका। ऑल्टरनेट मेथड में मैंने वेवी कर्व रूल यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर वेवी कर्व रूल आता है तो ठीक है, अदरवाइज तुम ऐसे ही जैसे अभी बताया ना साइन स्कीम, ऐसे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो यहाँ पे देख लो हमने वेरिएबल सेपरेट किया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। अब इंटीग्रेट करने के बाद किसी भी साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, एक कांस्टेंट ऐड कर दो, तो हो गया जनरल फॉर्म। राइट हैंड साइड में हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया, जनरल फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये एलिप्स जो एरिया बाउंड कर रहा है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये हमारा एलिप्स है, ठीक है। अब जो एलिप्स होता है, सबसे पहली बात देखो कि x² का जो कोफिशिएंट है वो y² के कोफिशिएंट से ग्रेटर है, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1/16, डिनोमिनेटर क्या है x² का 16 और y² का डिनोमिनेटर क्या है 9। तो इसका मतलब क्या है, जो एलिप्स का मेजर एक्सिस होगा वो x एक्सिस के लॉन्ग होगा, पहली बात। अब ये हमें एरिया निकालना है, तो हम कैसे एरिया निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो कर्व आ रहा है ना, इस कर्व का इक्वेशन निकालना होगा, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए ये जो एलिप्स है इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई +-3, प्लस माइनस के साथ आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव होता है, तो हमने ये वाला फंक्शन ले लिया फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 4 इंटू एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज जो एलिप्स होता है वो सिमेट्रिक होता है। 4 0 to 4 एरिया क्या होगा मॉड y dx, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव तो मॉड हट जाएगा, फिर y का ये वैल्यू डाल दिया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करो, केयरफुली इंटीग्रेट करो, कैलकुलेशन सही रखो, तो आ जाएगा 2π² यूनिट, ठीक है। एक ऑल्टरनेट मेथड भी यूज़ किया हुआ है, देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। क्या बोला है, देन शो डैट ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर को हम परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को जीरो दिखा दो, हो गया परपेंडिकुलर। तो ए प्लस बी वेक्टर हमने निकाल लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर लिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो जीरो आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और बच्चों ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कांस्टेंट है इस कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन सभी कांस्टेंट का सॉल्यूशन रीजन निकालते हैं, फिर उन सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने पे सभी का इक्वेशन ड्रॉ किया, फिर सबका सॉल्यूशन रीजन निकाला सभी कांस्टेंट का, फिर उन सभी सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन लिया। तो जो इंटरसेक्शन मिला हमें वो क्या मिला, क्लोज्ड मिल गया। ठीक है, क्लोज पॉलीगन आ गया। तो क्लोज पॉलीगन आ गया, ये जो हमारा क्या बन गया, फिसिबल रीजन। अब फिसिबल रीजन क्लोज्ड आया, इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और कहाँ करेगा, कॉर्नर पॉइंट पे। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, इन चारों कॉर्नर पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यही चार कॉर्नर पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू ये वैल्यू निकाल लिया। तो हमने देखा कि जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 5,5 पर। ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दो कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो 0,20 पर, एक 15,15 पर। देखो दोनों पे 180 आ रहा है मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, देखो एक तो यहाँ मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, एक यहाँ मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन बन रहा है ना, ये इन लाइन के सभी पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनको जो ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बना, इन लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या आ गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या किया है, cos x से डिवाइड किया है। ऐसे किया हमने, cos x अपॉन cos x एंड माइनस साइन x अपॉन cos x। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, फिर ये आ रहा है हमारे पास cos x अपॉन cos x और क्या होगा प्लस का साइन x अपॉन cos x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने cos x से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो गया कि पूरा जो हमारा फंक्शन है ना वो tan में कन्वर्ट हो गया। देखो हो गया ना tan में कन्वर्ट। एक सेकेंड, पूरा जो हमारा फंक्शन है ये देख tan में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा 1 को हमने लिख दिया tan पाई बाई 4। 1 को क्या लिख दिया, tan पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये आ गया है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27 में एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी। इस बी मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने ये बी मैट्रिक्स लिया। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स है। एक हमने पी मैट्रिक्स बनाया 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज। उसके बाद हमने 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज को कैलकुलेट किया और इसको हमने क्या बोला है, ये पी मैट्रिक्स। कैलकुलेट किया तो बच्चे ये आ गया पी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर पी का ट्रांसपोज लिया तो फिर पी आ गया। इसका मतलब कि जो पी है हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
और P किसके इक्वल है, 1/2 B प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम किया Q। Q को हमने क्या बोला, 1/2B माइनस बी ट्रांसपोज। इसको कैलकुलेट किया तो ये Q मैट्रिक्स आ गया, ये Q मैट्रिक्स आ गया ये। ठीक है, फिर Q का ट्रांसपोज लिया तो माइनस Q के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि Q मैट्रिक्स हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब 1/2B माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। अब अगर तुम P प्लस Q करोगे, P प्लस Q, तो ये तो सिमेट्रिक है P, और Q क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। और P किसके इक्वल है, 1/2B प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, और Q क्या है हमारा, 1/2B माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। इन दोनों को ऐड करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, B के इक्वल। तो P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू B, जहाँ पे P हमारा सिमेट्रिक है, Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब हमने B मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर दिया, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इस फंक्शन को। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या पुट कर दिया, x की जगह a tan थीटा। a tan थीटा पुट करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये जो a क्यूब दिख रहा है ना सॉरी, इसको कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। ये किसका फॉर्मूला आ गया, tan 3 थीटा का। ठीक है, तो बच्चे ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो ये फिर tan इनवर्स और tan ये कैंसिल होके क्या आ गया, 3 थीटा। और हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, x को एज्यूम किया था a tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा x बाई ए, tan थीटा इज x बाई ए। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए। ये हो गया हमारा थीटा, थीटा की जगह डाल दिया हमने tan इनवर्स x बाई ए, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें क्या है हमारे पास, ए बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन 2 रेड 6 ब्लैक बॉल, one of the two bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. सबसे पहली बात कि ये जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम का है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, कहने को क्या है कि ये दो बैग है हमारे पास, बैग 1 बैग 2। इसको हमने मान लिया बैग 1 और इसको हमने मान लिया बैग 2। ठीक है, बैग 1 में 4 रेड बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, बैग 2 में 2 रेड बॉल है एंड 6 ब्लैक बॉल है। हमने इन दोनों बैग में से कोई भी एक बैग को रैंडमली सिलेक्ट किया, उससे एक बॉल निकाला, तो वो बॉल रेड निकल गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये बताओ कि वो फर्स्ट बैग से निकला होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं, बेस थ्योरम में हम सबसे पहले अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बनाते हैं। वो इवेंट क्या होगा, दो बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करना। तो हमने एक इवेंट E1 ले लिया, एक इवेंट E2 ले लिया। इवेंट E1 क्या बोला, सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग। इवेंट E2 क्या बोला, सिलेक्टिंग सेकेंड बैग। तो दो बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। एक इवेंट ए ले लिया, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेड बॉल निकल गया है, तो बताओ कि फर्स्ट बैग से निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब कि इवेंट ए अकर हो चुका है, तो E1 से अकर हुआ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमारा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो बेस थ्योरम पे क्वेश्चन है, E1 गिवन ए क्या होगा। E1 गिवन ए का मतलब कि हमने अगर फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर लिया तो रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया तो फर्स्ट बैग में कितने रेड बॉल हैं, 4 रेड बॉल है, और टोटल कितने बॉल हैं 8, तो 4/8 1/2। ये क्या हमारा E2 गिवन ए का मतलब क्या है कि अगर हमने सेकेंड बैग सेलेक्ट कर लिया तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2/8 1/4। ये हमारा बेस थ्योरम है। हमें क्या चाहिए, ए गिवन E1 चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। सबका वैल्यू हमें पता है, वैल्यू प्लग करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। एक कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर किया, 4000 कार ड्राइवर को इंश्योर किया, और क्या किया
6000 ट्रक ड्राइवर को इंश्योर किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है एंड ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। क्वेश्चन में बोल रहा है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट। इंश्योर्ड पर्सन में से कोई एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो ये बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तुमसे पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो अपना म्यूचुअली एक बेस थ्योरम पे क्वेश्चन है, तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट लिखा। तो हमने 3 इवेंट एज्यूम किया है, इवेंट E1, E2, E3। इवेंट E1 को हमने क्या बोला कि स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस हमने किया, फिर हमने कार ड्राइवर का इंश्योरेंस किया एंड E3 में क्या बोला कि हमने ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस किया। E1 क्या हमारा स्कूटर ड्राइवर, ये क्या हमारा कार ड्राइवर, E3 क्या हमारा ट्रक ड्राइवर। तो टोटल कितने पर्सन्स हैं देख लो, 2000, 4000 एंड 6000, 12000 पर्सन है। तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, टोटल कितने स्कूटर ड्राइवर है, 2000 अपॉन 12000, 1/6। सेम लाइन में हमने कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर एक्सीडेंट हो गया तो स्कूटर ड्राइवर है उसकी, सॉरी ये क्या है, अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 0.01। अगर वो कार ड्राइवर है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ये भी गिवन है। ट्रक ड्राइवर है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ये भी गिवन है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ये बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब इवेंट ए अगर हो गया तो इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सेम फिर वही बात, बेस थ्योरम, ये फार्मूला बेस थ्योरम का, सारी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है, इसका वैल्यू पुट कर लो, सही से कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले बच्चे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा किस फॉर्म का है, ये लीनियर फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये लीनियर फॉर्म में है, तो लीनियर फॉर्म में हमने क्या किया, dy/dx के कोफिशिएंट को 1 किया, तो 1 + x² से डिवाइड कर दिया। तो ये अब हमारा आ गया किस फॉर्म में, dy/dx + py इज इक्वल्स टू q के फॉर्म में आ गया। ये p का वैल्यू है, ये q का वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया 1 + x²। उसके बाद ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। उसके बाद एक जगह कहीं पे कांस्टेंट डाल दो, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो ये तो आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, बट हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, y की जगह 0, x की जगह 1 पुट कर दिया। तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया -π/4। इस c के वैल्यू को -π/4 को दोबारा इस हमने जनरल सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है बच्चे। इसमें क्वेश्चन में तुम्हारा काम आसान कर दिया, इसने पहले ही बोल दिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये किस फॉर्म का, dy/dx + py इज इक्वल्स टू q। ये p है, ये q है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो, e⁻∫ p dx, p का वैल्यू डाला, कैलकुलेट किया तो हमें ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, एक तो मेथड ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको तुम दोनों साइड ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो भी सॉल्व हो जाएगा। बट रिकमेंडेड है कि तुम ये फॉर्मूला याद रखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे हमें इवेलुएट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 0 to π log sin x dx, हमने सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की। इसमें हमने क्या किया, अपर लिमिट -x किया तो साइन, इसे तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अपर लिमिट -x किया तो क्या हो गया, cos x बन गया। इसको सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने, तो i + i 2i हो गया, ये दोनों इंटीग्रल ऐड हो गया।
ठीक है। अब ये दोनों इंटीग्रल का लिमिट तो सेम है, तो सिंगल लिमिट में आ गया। फिर log sin x log cos x dx हो गया, बीच में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, sin 2x/2। फिर लॉग में डिवाइड में है तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस में आ जाएगा, ये कर दिया। फिर इंटीग्रल अलग अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंटीग्रल तो इजी है, ये तो log 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया log 2 π/2। अब इस इंटीग्रल को देखो, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को हमने I1 बोल दिया, इसको बाहर निकाला, ये बाहर निकाला। उसके बाद हमने 2x को t माना, उसके बाद dx हमारा आ गया dt/2। फिर हमने लिमिट चेंज किया, तो लिमिट चेंज किया तो t का वैल्यू 0 और t का वैल्यू पाई आ गया। तो I1 का ये वैल्यू आ गया, ये जब हमने लिमिट चेंज किया ना तो ये आ गया I1 का वैल्यू, ठीक है, ठीक है, t के टर्म में। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी ये होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होता है ये देखो, 0 to 2a किसके इक्वल होता है, 2। अपर लिमिट हाफ हो जाएगा, मतलब ये 2a था तो a हो गया, एक 2 बाहर आ गया। फिर fx dx हो जाएगा, कब होगा, जब अपर लिमिट -x fx के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, पाई। तो अगर हम इस t की जगह पाई माइनस टी डालें तो फिर क्या आ जाएगा, साइन टी। तो अपर लिमिट -t क्या आ रहा है, सेम फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पाई को हाफ करेंगे, देखो ये π/2 हो गया, एक 2 बाहर निकाल देंगे तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो फिर ये क्या बन गया, 0 to π/2 log sin t। फिर इस t की जगह दोबारा x लिख दिया दोनों जगह, तो ये I1 दोबारा I आ गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है, इसमें इसको हमने माना था ना I1, ये तो I के इक्वल आ गया। तो क्या हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, ये देखो बन जाएगा 2I1 इज इक्वल्स टू, यही बनेगा ना, I1 - π/2 log 2। I1 की जगह I लिख दिया, इस I को लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2 log 2। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बचे, y किसके इक्वल है, x cos x पे पावर x, x sin x पे पावर 1/x। हमें चाहिए फाइंड dy/dx, dy/dx का वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको हमने u माना, इसे हमने v माना। तो देखो ये u के इक्वल, ये v के इक्वल, तो हमारा क्या हो गया y du/dx, सॉरी y हो गया u प्लस v, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dy/dx का वैल्यू क्या आ गया, du/dx प्लस dv/dx। अब हम क्या करेंगे, du/dx अलग से कैलकुलेट करेंगे, dv/dx अलग से कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx। तो ये तो हमारा u है, इसमें पहले हमने log लिया बोथ साइड, फिर उसके बाद ये log ले लिया बोथ साइड, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया तो du/dx की वैल्यू हमें क्या आ गई, ये आ गई du/dx की वैल्यू। फिर हमने v किसे माना था, इसे, फिर हमने log लिया बोथ साइड, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया तो dv/dx की ये वैल्यू आ गई, देख लो। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dy/dx क्या हमारा, du/dx प्लस dv/dx, दोनों को ऐड कर दो तो ये हमारा आंसर आ गया, मीन्स dy/dx आ गया। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।